राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हम जो पाश्चात्य राजनीति विचारक है टॉमस हॉब्स, उसका जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इस पर हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसके जीवन परिचय, इसकी रचनाएं और चिंतन पर प्रभाव करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। हॉब्स का जन्म 1588 में इंग्लैंड में हुआ। उस समय गृह युद्ध की स्थिति थी, चारों तरफ अशांति का साम्राज्य था। उसकी रचनाओं में जो राजनीतिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी उनमें डिसीव, डी कार्पोरे, लेवियाथन, एलिमेंट्स ऑफ लॉ और डी होमिनी मुख्य कृतियाँ थी। और प्रभावित करने वाले कारकों में हमने 3 पॉइंटों का अध्ययन किया था, जिनमें विज्ञान का विकास, इंग्लैंड का गृह युद्ध और यात्रा और संपर्क। इन 3 बिंदुओं में हमने उसके चिंतन को किस प्रकार प्रभावित किया था के बारे में अध्ययन किया। आज हम जो टॉमस हॉब्स है उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में उसने अपने ग्रंथ लेवियाथन में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। वह अपने सिद्धांत के निम्न बिंदु बताता है, जिनमें मानव स्वभाव का स्वरूप, सेकंड प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार और कानून, चौथा पॉइंट अनुबंध और राज्य की उत्पत्ति, और 5वां पॉइंट राज्य या संप्रभुता का स्वरूप है। इन 5 बिंदुओं के कारण को कहता है कि सामाजिक समझौता किस प्रकार, क्यों, कैसे हुआ। जो पहला पॉइंट है मानव स्वभाव का स्वरूप के बारे में वो कहता है कि या इसमें हम चर्चा करते हैं। हॉब्स का जो मूल मंत्र है वो था स्वयं को पढ़ो। वह इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक समाज का जो प्रत्येक अध्ययन है वह मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। जो राजनीति है उसके बारे में जो अध्ययन करना है तो सबसे पहले मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ इसका अध्ययन होना चाहिए। मानव का चित्रण वह एक प्रकार से स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है, जो हमेशा अपने हित के प्रयास में लगा रहता है। कहने का मतलब है कि मानव एक स्वार्थी है और भयग्रस्त प्राणी है जो हमेशा अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा रहता है और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए वह लगातार लड़ाई झगड़े करता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने यश, कीर्ति या शक्ति का विस्तार करना होता है और मनुष्य की जो इच्छाएं हैं
वह कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, या कहें कि उसकी इच्छाएं तभी समाप्त होती हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पूर्व उसकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती है। एक इच्छा पूरी होने के बाद में वह दूसरी इच्छा की कामना करने लग जाता है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए लड़ाई झगड़े इत्यादि कार्य करता है। वह कहता है कि यदि कोई मनुष्य परोपकार या किसी पर दया करता है तो उसका जो परोपकार या दया करने का जो कार्य है उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। वह बिना स्वार्थ के न तो परोपकार करता है न किसी पर दया करता है। इस प्रकार हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को असुरक्षित, संघर्षपूर्ण, अराजकतापूर्ण बताता है और कहता है कि ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वह इस सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत को, सामाजिक समझौते सिद्धांत को अपनाता है। अब हम इसके सेकंड बिंदु को ओर चलते हैं, जो है प्राकृतिक अवस्था। उस समय की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह अत्यंत खराब या कहें दयनीय थी। चारों तरफ युद्ध का माहौल था, वातावरण था। तो जो प्राकृतिक अवस्था थी अत्यंत खराब थी, चारों तरफ युद्ध का वातावरण था। ऐसी स्थिति में सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मानव जीवन एक प्रकार से कच्चे धागे पर लटकी तलवार के समान थी, जो कब किस पर और कहाँ गिर जाए यह किसी को पता नहीं था। हॉब्स मानव स्वभाव के जो संघर्ष है उसके 3 कारण बताता है कि जो मानव जो स्वभावपूर्ण जो संघर्ष कर रहा था उस स्थिति में उस समय, तो उसके 3 कारण थे। एक जो पहला कारण था प्रतिस्पर्धा, दूसरा भय और तीसरा यश। इन तीनों के कारण उस समय संघर्ष का माहौल या भय का माहौल व्याप्त था, जिससे जो प्राकृतिक अवस्था थी वह असुरक्षित, संघर्षपूर्ण और अराजकतापूर्ण थी। मनुष्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, दूसरा भय और यश के लिए लगातार संघर्ष करता रहता था। एक तो है प्रतिस्पर्धा, दूसरा भय डर के कारण, और यश कीर्ति पाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करता रहता था। हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है पर आधारित थी। कहने का मतलब है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो ही उसमें जीवित रह सकता था। प्राकृतिक अवस्था में हमेशा युद्ध का माहौल बना रहता था या युद्ध होते रहते थे। मानव का जीवन एकांकी, दीन, अपवित्र, पाश्विक और क्षीण प्रकार का वह बताता है। इसका जो तृतीय बिंदु है वो है प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानून। अब हॉब्स ये जो प्राकृतिक अधिकार है और प्राकृतिक कानून है, इन दोनों में अंतर बताता है और कहता है कि प्राकृतिक अधिकार में मानव को आत्मरक्षा हेतु समस्त कार्य करने का अधिकार या स्वतंत्रता होती है, जबकि जो प्राकृतिक कानून है में मानव को
ऐसा करने से रोका जाता है जो प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार में स्वतंत्रता का आभास होता है, जबकि प्राकृतिक कानून में दायित्वों का प्राकृतिक अधिकार निरंतर संघर्ष को जन्म देती है, जबकि प्राकृतिक कानून है वो बुद्धि द्वारा, ये कहें मनुष्य की बुद्धि द्वारा बनाए गए नियम हैं, जिनका अनुसार या आचरण करके व्यक्ति अपना जीवन सुगमतापूर्वक या अपने जीवन की रक्षा कर सकता है और अराजकतापूर्ण स्थिति से बच सकता है। हॉब्स 19 प्रकार के प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, जिनमें पहला है प्रत्येक जो व्यक्ति है को शांति स्थापित करने के लिए भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शक्ति बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग और दूसरे के विरुद्ध उतनी ही स्वतंत्रता पर ही संतोष कर लेना चाहिए जितनी वह दूसरों को स्वयं के विरुद्ध देने को तैयार है। तीसरे बिंदु में आता है जिसमें व्यक्ति द्वारा उन सभी समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो उसने स्वयं किए हों। इस प्रकार यह 3 प्राकृतिक नियमों जो मुख्य हैं उनकी बात करता है। इस प्रकार यह प्राकृतिक नियम उन शर्तों की व्याख्या करता है जिनके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने हॉब्स के सामाजिक समझौते में 3 बिंदु पर अध्ययन किया, चर्चा की। इसके पश्चात इसके अन्य जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे।